Hello dear students, so I'm back with the next video and we are going to start with next not only topic but the next unit 4 chemical kinetics. So let us first of all have the brief introduction about the chapter. Chemical kinetics chapter में आप पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग रिएक्शंस को किस तरीके से इफेक्ट करता है या अलग अलग रिएक्शंस के जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो अलग अलग क्यों होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दी स्पीड ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन. तो पूरा जो केमिकल काइनेटिक्स है वो केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो डील ही करता है द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड द मैकेनिज्म. ये सब चीजें ही पढ़ी जाती हैं केमिकल काइनेटिक्स में. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of speed or rate of various chemical reactions, factors affecting the rate and mechanism by which reactions proceed is known as chemical kinetics, the branch of chemistry which deals with the study of speed or rate of various chemical reactions, factors affecting the rate of reaction and the mechanism by which the reaction proceed. Okay. अब जैसे आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन पे या रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किया जा सकता है एज स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शन. तो अलग अलग तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं. कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती हैं, कुछ बहुत ही फास्ट होती हैं, कुछ फास्ट की कैटेगरीज को ही बिलोंग करती हैं और कुछ होती हैं मॉडरेटली गोइंग ऑन रिएक्शंस. ठीक है. तो जनरली जो केमिकल काइनेटिक्स में आपने स्टडी करना है, जो आपके लेवल का 12th के लेवल का जो पार्ट है, दैट विल बी कंप्राइजेज ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस. बहुत फास्ट रिएक्शंस के काइनेटिक्स जो हैं वो अलग तरीके से स्टडी किए जाते हैं और बहुत स्लो रिएक्शंस जो हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह, उनके काइनेटिक्स को स्टडी करना इसलिए फिजिबल नहीं हो पाता क्योंकि 2 या 3 महीने या हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम तक तो आपको यही वेट करना पड़ेगा कि रिएक्शन वो कंप्लीट हो जाए. सो मोस्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी मॉडरेट रिएक्शंस. ठीक है. नाउ what could be the difference, what could be the reason behind the fact that कि इन सब जो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं उनके रेट्स जो हैं या स्पीड्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ऐसे माना जा सकता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ बॉन्ड्स जो ऑलरेडी बॉन्ड्स बने हुए हैं वो टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है. सो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इट डिपेंड्स whether the bond formation and the bond breaking is taking place slowly और फास्टली. उसी के बेसिस पे ही रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट, वेरी फास्ट, मॉडरेट या स्लो की कैटेगरी में आ जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, यानी हमने सोडियम क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को अगर मिलाया है उनके सॉल्यूशंस को, तो आप देखते हैं कि रिएक्शन इंस्टेंट हो जाती है, एकदम से हो जाती है. तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि ऑलरेडी जो सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वो आयंस ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, यानी बॉन्ड्स आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं. तो जैसे ही उनको मिक्स किया जाता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत जल्दी फॉर्म हो जाते हैं एंड दैट्स वाई ओनली द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन. सो वी कैन हैव एन आइडिया ओवर फ्रॉम हेयर ओनली कि जो कोई भी रिएक्शन के फास्ट होने या स्लो होने के लिए जो है डिपेंड करता है कि बॉन्ड्स की ब्रेकिंग और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कितना स्लो या कितना फास्ट होता है. इसी चीज को इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे थोड़ा टेक्निकल टर्म के साथ, ठीक है, जिससे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी. सो वी विल बी कमिंग टू द टॉपिक लेटर ऑन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक
is now next one is rate of reaction. What do we mean by this term rate of reaction? Rate of reaction का क्या मतलब है? It is defined as change in concentration of reactants or products with respect to time. जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है एक स्पीड को. व्हाट इज स्पीड? स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई किसी बॉडी ने गिवन टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम. उसी तरीके से जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होगा? कंसंट्रेशन चेंज होगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की. जब आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया है तो प्रोडक्ट नहीं बने हैं, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है. लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करती जाएगी बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी. वहीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली घटती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, कम होती जाएगी. तो गिवन टाइम में कितनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन. या फिर इसको लिखा जा सकता है, increase in concentration of products in given time. ठीक है, तो अगर हम किसी रिएक्शन को R gives P, what is R? R is representing the reactants and P is representing the product. अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम ये कहते हैं अगर इसकी कंसंट्रेशन पहले कुछ भी R1 थी, फाइनल कंसंट्रेशन R2 हो गई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा R से. डेल्टा R इज चेंज इन कंसंट्रेशन. कौन सा चेंज है ये आपका एक्चुअल चेंज है कि कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया, डिक्रीज हुआ कितना. ठीक है, इसी तरह से डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन. ये है ऑफ रिएक्टेंट्स R के लिए और ये है आपका ऑफ प्रोडक्ट्स. राइट एवरीवन? सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इक्वलाइज्ड फ्रॉम दीज टर्म्स. हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. व्हाट इज डेल्टा T? चेंज इन टाइम. ठीक है, जैसे आपने घड़ी लगाई, आपने सेट किया स्टॉप वॉच को सपोज, ठीक है, और उसके बाद आपने देखा कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हुई. सपोज 40 सेकंड्स में कंप्लीट हुई तो 40 सेकंड्स. अगर सपोज वो 1 घंटे में कंप्लीट हुई तो 1 आवर. व्हाटसोएवर इट इज यू कैन पुट इट ओवर हियर. राइट? सो चेंज इन टाइम एंड दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन. अब क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. लेकिन जो डिक्रीज है ये, यानी आपका जो चेंज डिक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आएगी. ठीक है, लेकिन स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन अपने आप की तरफ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स विल गो लाइक माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. और अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम. सो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स दी नेगेटिव साइन हैज़ बीन पुट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. सो मैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से आंसर कर देती हूँ कि स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकता. लेकिन जब हम रिएक्टेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है कम. जैसे सपोज पहले इसकी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की C1, फिर हो गई है C2 और C2 की जो वैल्यू है वो C1 से कम है. तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल यानी C2 माइनस C1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव. अब किसी नेगेटिव क्वांटिटी को टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो रहेगी तो नेगेटिव ही. राइट? लेकिन जैसे मैंने कहा रेट नेगेटिव नहीं हो सकता. तो रेट या स्पीड अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो एक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा. इसी वजह से ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम आंसर करेंगे कि वाई द क्वेश्चन इज लाइक वाई देर इज अ नेगेटिव साइन, बिकॉज
in terms of reactant, the concentration of reactant decreases. So delta R will be negative, but the rate of reaction cannot be negative. So to make rate of reaction positive, we have introduced a negative sign by ourselves. So please note down the question as well as this answer from this video. I am not mentioning it over here क्योंकि जो नोट्स हैं वो नोट्स की तरह से ठीक है, बट कुछ वीडियोस भी आपको ऐसे फ्रूटफुल लगने चाहिए कि अगर आप उनको देखेंगे नहीं या उनको फॉलो नहीं करेंगे, देन यू वुड नॉट बी एबल टू कवर सर्टेन क्वेश्चंस. तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, एंड सेकेंडली इसका आंसर क्या होगा. आंसर मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, सो delta R will be negative, and to make the rate positive, because it is always a positive quantity, we have introduced the negative sign by ourselves. Now let's talk about the next one, and the next is types of rate of reaction. What are the different types of rate of reaction? Generally it is observed that there are two type of rate of reaction. One is known as instantaneous rate of reaction, and another one is known as average rate of reaction. Instantaneous rate and average rate. What is the difference between the two? Instantaneous rate means it is the rate of reaction at a certain instant. Rate of reaction at certain instant of time, and average is the rate of reaction during a time interval. ठीक है, जैसे सपोज आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, और अगर आपको किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी सेकंड पे जब आप स्पीडोमीटर में स्पीड देखते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपकी. ठीक है, हो सकता है किसी टाइम पर आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही हो, किसी इंस्टेंट पे आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही हो. ठीक है, और वहीं पूरा टोटल डिस्टेंस कवर करने में आपको जितना टाइम लगा, जब आप उन दोनों को आपस में डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे स्पीड, तो वो स्पीड आएगी आपकी एवरेज स्पीड. तो एक टाइम इंटरवल से रिलेटेड अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसे कहा जाता है, और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है, देन जो इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट को बहुत ही स्मॉल चेंज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड स्मॉल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर डी. तो यानी कि रेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, -dr/dt ऐसे लिखेंगे, या फिर लिखेंगे dp/dt. r और p को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि मैं इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, और t स्मॉल t टाइम है, और ये जो डी लिखे हुए हैं ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करें, वेरी वेरी स्मॉल चेंज. लेकिन वहीं हम जब एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो d की बजाय हम यूज करेंगे डेल्टा. तो डेल्टा कैसे लिखा जाता है, एक ट्राइंगल बना के लिखा जाता है. तो -Δr/Δt. ठीक है, या फिर लिख सकते हैं Δp/Δt. राइट, और आर और पी के यूजुअल मीनिंग्स है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में एक और डिफरेंस है, और वो है उनको कैलकुलेट करने के मेथडोलॉजी में. ठीक है, यानी उनके तरीके में कैसे कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस और एवरेज. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. जो इंस्टेंटेनियस रेट है या एवरेज रेट है, किसी भी रिएक्टेंट के लिए जब उसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं. कंसंट्रेशन यहाँ रिएक्टेंट की है, और इस तरफ अगर हम टाइम ले लेते हैं तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाता है. ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट्स के लिए बना रहे हैं, और अगर इसी चीज़ को प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन पहले तो थी ही नहीं प्रोडक्ट की, तो फिर 0 से शुरू होता है ग्राफ को, और इस तरह से जाता है. ठीक है, तो हम दोनों के लिए ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. concentration of reactants
टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स, तो आप इन ग्राफ्स को पेंसिल की हेल्प से बनाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। जब हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, सपोज हमें इस टाइम पर निकालना है, इस टाइम का मतलब है हम कर्व के ऊपर इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। अब यहाँ जो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास आएगा वहां पर ड्रॉ किया जाएगा एक टेंजेंट, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जहां पर भी वो एक्सिस को मीट कर जाएगा वहां से वैल्यूज को नोट करेंगे। ये कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी सपोज C1, ये टाइम हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक T1। तो आपकी जो फाइनल जो इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा वो आ जाएगा C1/T1। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट के लिए भी नोट कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें बनाना है तो टाइम से वो पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर लोकेट करके वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक्सिस के ऊपर कहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस वे इट विल बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी C1 यानी कंसंट्रेशन, और यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है आपकी जहाँ पर भी एक्सिस को ये टच कर रही है, एक्सिस को एक्चुअल में तो टच करेगी नहीं, तो हमें इमेजनरी बनाना पड़ेगा। एंड देन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर सपोज T1, तो C1/T1। ड्रॉ टेंजेंट at required instant on graph, extrapolate the tangent to obtain values on x and y axis, और फिर वहाँ से हम निकालेंगे जो टेंजेंट की स्लोप आएगा। Slope of tangent will give you the rate of reaction. So this is important part. Instantaneous rate के लिए हमें क्या चाहिए? Slope of tangent चाहिए। अब tangent का slope क्या होता है? That is P by B, perpendicular by base. ठीक है, तो ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, तो आपको साइन कॉस टैन ये सब पता ही है। तो टैन से हमने निकाला है P by B, that is परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर भी वही किया, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो C1/T1 इस तरीके से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब बात करते हैं एवरेज रेट की। ग्राफ दोनों में से चाहे कोई भी हो, रिएक्टेंट की टर्म्स में या प्रोडक्ट की टर्म्स में, जब भी आपको एवरेज रेट निकालना है तो जो भी टाइम इंटरवल है, सपोज T1 और T2, इनके बीच में इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। ठीक है, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में नोट करेंगे कंसंट्रेशंस की वैल्यू। T1 के लिए वैल्यू आएगी C1, T2 के लिए वैल्यू आएगी C2, एंड सिमिलरली वी कैन हैव द रेट विल बी इक्वल टू C2 - C1/T2 - T1। क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म्स में है तो एक माइनस साइन आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट्स के लिए लेना चाह रहे हैं, सपोज ये टाइम T1 है, यहाँ से टाइम आपका आ गया T2, तो ये T1 से रिलेटेड कंसंट्रेशन आ गई C1 और T2 से रिलेटेड कंसंट्रेशन आ गई C2। सो इसी तरीके से फिर से हो जाएगा C2 - C1/T2 - T1। तो हम एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? एवरेज रेट इज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल concentration upon time interval. So in this way you can have the different type of rate of reaction. So students, for time being this is it. इतना आप नोट करेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे।